हेलो एवरीवन। मेरा नाम अनु है और आज मैं हमारे टॉपिक अप्रोचेस एंड मेथड्स टू द स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ। डिस्कशन के शुरू होने से पहले प्लीज़ एक बार जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट जो आज के टॉपिक की शुरुआत होती है वो होती है कुछ अप्रोचेस की अंडरस्टैंडिंग के साथ। जो हमारी फर्स्ट अप्रोच है दैट इज द पर्सन ब्लेम अप्रोच। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को शायद इस अप्रोच का नाम सुन के कुछ इंसाइट्स याद आ रहे होंगे, जो कि क्योंकि हमने कुछ थ्योरीज को डिस्कस किया था लेक्चर 1 में, जैसे कि लेबलिंग थ्योरी था या इंडिविजुअल डेप्रीवेशन थ्योरी था। तो आई होप आप लोग रिकॉल कर पा रहे होंगे उनको। तो जी हाँ, जो इस चीज को रिकॉल कर पा रहे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। ये कुछ वैसे ही आइडियाज हैं और उन्हीं को लेकर ये एक अप्रोच बनी है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है ना कि पर्सन को ब्लेम किया जाता है अगर सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो किसी इंडिविजुअल की वजह से ही आ रही है। ये बिल्कुल सिमिलर है जो हमने थ्योरीज को पढ़ा था, जो पर्सपेक्टिव थे। बट इसमें क्या है ना कि इसमें कुछ अलग अलग पर्सपेक्टिव है। जैसे कि इसके जो मेन 3 पर्सपेक्टिव को मैंने यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश की है। जैसे फर्स्ट इज द कल्चरल डेप्रिवेशन। इसका मतलब क्या होगा कि आप किसी इंडिविजुअल को तो ब्लेम कर रहे हो कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी सोसाइटी में हो रही है, कोई इंडिविजुअल किसी प्रॉब्लम का शिकार है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि वो इंडिविजुअल अपनी प्रॉब्लम्स का खुद ही जिम्मेवार है या फिर उसकी प्रॉब्लम्स का जिम्मेवार कोई अदर इंडिविजुअल है, कोई अदर पर्सन है। इसमें क्या होता है कि इसमें साथ साथ उसके कल्चर को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। मान लीजिए कि कोई इंसान है जो किसी प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम है, तो उसका जिम्मेवार उसके साथ साथ उसका बैकग्राउंड, उसका कल्चर भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे समझे तो द पर्सन ब्लेम अप्रोच के अकॉर्डिंग मान लीजिए कुछ बच्चे हैं जो अभी अभी रूरल बैकग्राउंड से निकल कर अर्बन बैकग्राउंड में जाते हैं और वहां पर जाकर उन्हें किसी भी प्राइवेट स्कूल में या अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाता है। नाउ द थिंग इज कि वो लोग इतने ज्यादा स्कूल में स्टडीज में वेल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो भी उनका पूरा का पूरा करिकुलम है वो पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में है। बट वो अभी अभी रूरल बैकग्राउंड से निकल कर आए हैं और उनको जब ब्लेम किया जाएगा कि उनकी गुड परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही है क्योंकि शायद उनके जो पेरेंट्स है घर पे वो इतने ज्यादा फ्लुएंट स्पीकर नहीं है, या फिर हो सकता है कि वो लोग अनएजुकेटेड हैं, तो क्या हो रहा है इसमें कि कल्चर को साथ में लेकर जाकर इसको ब्लेम किया जा रहा है। तो ये जो पर्सन ब्लेम अप्रोच का एक जो पर्सपेक्टिव है वो कल्चरल डेप्रीवेशन भी है। हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है इसके अंदर दैट इज रेसिडिविज्म। रेसिडिविज्म क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है, बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं, बहुत सारी जेल होती है, बहुत सारे रिहेबिलिटेशन जो हमारे सेंटर्स होते हैं गवर्नमेंट में, कि मान लीजिए जैसे किसी बच्चे ने क्राइम किया है, 18 इयर्स उसकी एज नहीं है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको रिहेबिलिट करने के लिए सेंटर्स वगैरह में भेज दिया जाता है कि ताकि उस पे वहाँ पे सुधार हो सके, जैसे कि ना सुधार गृह भी बोला जाता है हिंदी में। तो ऐसा क्या होता है कि क्या ये जो भी जेल वगैरह है या जो ये रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है ये इतने ज्यादा सक्सेसफुल हैं कि क्रिमिनल्स को ये बदल पाते हैं? अगर मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि शायद नहीं, इतना ज्यादा सक्सेस ये नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि जितने क्रिमिनल्स मान लीजिए एक छोड़े जा रहे हैं, 1 साल के अंदर बाहर आ रहे हैं, उनमें से थर्ड फोर्थ वापस चले जाते हैं विद इन 2 और 3 ईयर्स। जितने भी टाइम में वो आए थे उसके 2-3 साल के अंदर अंदर वो लोग जेल में वापस चले जाते हैं। तो अगर हम पर्सन ब्लेम अप्रोच के थ्रू इसको देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी क्या दिक्कतें हैं कि जेल या प्रिजन्स जो हमारी है वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है लोगों को चेंज करने के लिए, तो इसमें इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट आएगा कि हो सकता है जो भी इंसान ऐसे हैं जो बार बार कोई भी क्राइम करके वापस जेल में जा रहे हैं, तो वो हो सकता है कि वो इंसान या तो बहुत ज्यादा लालची हैं, या उनमें दूसरे लोगों के कंपैरिजन में मान लीजिए कि कोई और लोग हैं उनके कंपैरिजन में अग्रेशन ज्यादा है, मतलब उनमें क्या है कि गुस्सा ज्यादा है। तो ये कुछ रीजंस है जो हम पर्सन ब्लेम अप्रोच के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं इसके अंदर। और नेक्स्ट सब टॉपिक इज सोशल ड्रेविनिज्म या फिर सोशल डेप्रीवेशन। तो इसको क्या होता है ना, इसमें एक बहुत ही मैं बोलूंगी कि बहुत ही अच्छे और बहुत ही फेमस पर्सन है जिनका नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, जो कि है रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन। इसलिए मैंने यहाँ पर सोशल डार्विनिज्म फर्स्टली बोला था, ना कि डेप्रीवेशन।
तो वो कौन थे? रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन। जो जो लोग उन्हें नहीं जानते, मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वो एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही इंटेलेक्चुअल जियोलॉजिस्ट थे और बायोलॉजिस्ट भी थे। उन्होंने काफी थ्योरीज दी हैं हमारी साइंस को, काफी कंट्रीब्यूशन किया है, जैसे कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन साइंस में उन्हीं की देन है। तो उनको फादर भी बोला जाता है, फाउंडर भी बोला जाता है इसका। तो उनकी थ्योरीज के लेकर ही कुछ जो सोशल साइंटिस्ट थे जो कि समाज के ऊपर रिसर्च करते हैं, उन्होंने उनकी थ्योरी से ही एक नई थ्योरी को जन्म दिया जो कि था सोशल डार्विनिज्म। इसमें क्या होता है, सोशल डार्विनिज्म के अंदर जो रॉबर्ट चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने एक दो थ्योरी दी थी। उन्होंने एवोल्यूशन की तो दी थी, उनकी एक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता था कि जो बायोलॉजी का वर्ल्ड होता है ना, उसके अंदर अगर कोई स्पीशी है जो बहुत ज्यादा फिट है तो वो सरवाइव कर जाती है, यानी कि कर गई थी। यानी अगर हम पास्ट में भी देखें, पास्ट से अगर हम हिस्ट्री से देखें कि कैसे एवोल्यूशन हो रहा है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो कोई ऐसी स्पीशी है जो बहुत ज्यादा फिट थी, या हो सकता है कि जो उस टाइम का एनवायरनमेंट था उन चीजों को लेकर वो काफी फिट हो रहे थे, बार बार चेंज हो रहे थे टाइम के साथ साथ, तो वो सर्वाइव कर गई। बट जो लेस फिट थी, जो अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे थे टाइम के साथ, या एनवायरनमेंट के हिसाब से वो लोग फिट नहीं हो रहे थे किसी पर्टिकुलर जगह के ऊपर, वो लोग सरवाइव नहीं करते और वो लोग एक्सटेंट बन गए थे। तो अब इसी में अगर हम सोशल में लगा के देखें द पर्सन ब्लेम अप्रोच के अकॉर्डिंग, तो कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जो लोग, मतलब कि जिनका रेस या कल्चर काफी सुपीरियर पोजीशन पे है, जो कि पहले से आ रहा है, या जो लोग मोस्ट प्रोबेबली बोल सकते हैं कि मेजोरिटी में है सोशल वर्ल्ड के अंदर, वो डिजर्व करते हैं सोशल सोसाइटी में फिट होने के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा सुपीरियर पोजीशन में है। क्योंकि अब उन लोगों को एक दूसरे का साथ मिलता है, रेस का साथ मिल रहा है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि उनको उनकी कास्ट का साथ मिल रहा है, कुछ ऐसे। बट कुछ ऐसी माइनॉरिटीज होती हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, ये काफी मुद्दे हैं मेजोरिटी माइनॉरिटी के, आज से नहीं, 1947 से उठते हमारी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। तो ये उसी के ऊपर थोड़ा सा बेस है कि जो माइनॉरिटी होती है, या हो सकता है कि आप एक यूएसए में या यूएस में चले जाते हैं जहाँ पर सभी लोग वाइट हैं, बट आप एज ए इंडियन वहां पर काफी आप लोग, मतलब कि उनसे थोड़े से अलग हो जाएंगे। वहां पर आपका फिट होना पॉसिबल तो है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट अगेन अगर इस पर्सन ब्लेम अप्रोच के अकॉर्डिंग चले तो वहां पर आपका फिट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मतलब कि क्या होता है कि आप लोग इतने ज्यादा मैं बोलूंगी कि उस, मतलब आपकी पोजीशन वहां पे थोड़ी सी कम ही रहेगी एज कम्पेयर टू द अदर पर्सन, जो व्हाइट पर्सन है या जो सुपीरियर पर्सन है। अगर कल को कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो, या सोशल प्रॉब्लम आती है, तो आप उसके लिए डायरेक्ट जिम्मेवार होंगे, ठीक है, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो चलिए नेक्स्ट, अब हमने ये तो पढ़ लिया है कि ये क्या होता है, इसके क्या क्या पर्सपेक्टिव है लोगों के। अब हम देखते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं, कि आप सिर्फ एक इंडिविजुअल को ब्लेम करते रहते हैं। देखिए, इंडिविजुअल को किसी प्रॉब्लम के लिए ब्लेम करना गलत नहीं है, बट हर बार सिर्फ इंडिविजुअल को किसी प्रॉब्लम के लिए ब्लेम करना वो गलत है। तो वो देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट, जैसे कि हम देख सकते हैं, फर्स्ट जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो होता है कि पर्सन ब्लेम डिस्ट्रैक्ट अटेंशन अवे फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस। मतलब क्या करते हैं कि जो पर्सन को हम यदि किसी इंडिविजुअल को ब्लेम करते हैं, तो वो जो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर वो होता है ना, कि जो इंस्टीट्यूशंस का काम होता है उनसे डायरेक्शन को बिल्कुल ही दूर कर लेता है। मतलब कि अगर हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो किसी इंडिविजुअल की वजह से ना होकर किसी सिस्टम के, इंस्टीट्यूशन जो बना हुआ है उसके फ्रेमवर्क की वजह से हो रही है, तो वो अगर हम पर्सन को ब्लेम करते हैं कि आप अपने आप को इस तरीके से ढाल नहीं पाए, या फिर आपकी नेसेसिटीज ऐसे पूरी नहीं हो रही है, उसका ब्लेमर आप खुद ही हैं कि आपने इतने बजे आकर ये काम नहीं किया, ये नहीं किया, तो उससे क्या होगा कि इंस्टीट्यूशन बिल्कुल बच के निकल जाते हैं, उनसे अटेंशन बिल्कुल ही दूर हो जाती है। सो सेकंड इज पर्सन ब्लेम मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू इंस्टीट्यूट सिस्टमेटिक चेंज। देखिए, किसी भी सिस्टम में, किसी भी इंस्टीट्यूट में चेंज तब आता है जब कोई इंसान को उसकी जरूरत महसूस होती है, राइट। जब अगर हमें कुछ लगेगा कि कहीं पर किसी इंस्टीट्यूशन में कुछ कमी है, तभी तो हम लोग उस पर कुछ चेंज ला सकेंगे ना। तो जब अगर हम बार बार किसी पर्सन को ब्लेम करते रहेंगे, तो उसमें क्या होगा कि किसी इंस्टीट्यूशन या किसी फ्रेमवर्क या किसी कोई नॉर्म्स बना रखे हैं किसी इंस्टीट्यूशन के, उसमें चेंज लाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, काफी मुश्किल काम हो जाएगा। और मुझे लगता है कि देखिए, टाइम के साथ लोगों की नेसेसिटीज चेंज होती है, लोगों की नीड्स चेंज होती है, तो लोगों का जो नॉर्म्स है, जो सिस्टम है, उसमें भी बार बार चेंज आता जाना चाहिए। क्योंकि
हो सकता है कि अभी मान लीजिए 10 साल पहले हमारे लिए एंड्रॉयड फ़ोन्स या फिर फ़ोन्स या लैपटॉप वगैरह इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं थे स्टडी के मामले में, बट आज ज़रूरत है उनकी। तो आज हमें जो हमारे कुछ फ्रेमवर्क हैं, जैसे कि अभी कुछ स्कूल्स हैं वो ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं, तो वो सिस्टम में चेंज लाना ज़रूरी था। अगर हम इस सिचुएशन में अगर ऑनलाइन स्टडीज़ बच्चों तक नहीं दे पाते या नहीं होता, तो सोच के देखिए कितना ज़्यादा टाइम खराब होता लोगों का। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप अगर आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं है, तो आप लोगों को मतलब डिप्रेशन भी हो सकता है। बहुत सारी मेंटल डेफिशिएंसीज़ भी हो सकती हैं ऐसे टाइम में कि आप सिर्फ़ घर पे बंद हो। कोई प्लेयर है जो बाहर खेलने नहीं जा पा रहा है, अगर उसको ऑनलाइन वर्कआउट या कोचिंग नहीं मिल रही है, तो वो इंसान क्या करे? मेबी कोई बिगिनर हो सकता है और वो नहीं कर पा रहा है, तो वो खुद को ही कोसना शुरू कर दे या सिचुएशन को कोसना शुरू कर दे। तो ऐसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग नीड्स होती है इंसान की, और उन नीड्स के हिसाब से सिस्टम में चेंज आता रहना चाहिए। तो इससे जो सिर्फ अगर हम इस अप्रोच से चलें, तो ये एक इसका कॉन्सिक्वेंस है। और नेक्स्ट इज पर्सन ब्लेम अलाउज द पावरफुल टू कंट्रोल डिसीडेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि क्या होता है ना कि हम जब बार-बार सिर्फ पर्सन को ब्लेम करते रहते हैं ना, तो जो भी पावरफुल हैं, अथॉरिटी है, इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए हैं, तो वो कुछ ऐसे लोगों को क्या करते हैं कि कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। मतलब हो सकता है कि उस इंसान की उसमें गलती ना हो, बट अगर पर्सन ब्लेम है तो उसी को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। हो सकता है उसको मेंटल डेफिशिएंसी बोल के जेल में भेज दिया जाए या हॉस्पिटल में भेज दिया जाए। तो ऐसे-ऐसे करके जो इंस्टीट्यूशन के अंदर कुछ कमियां हैं, उसको सिस्टमैटिकली चेंज करने की बजाय उस इंडिविजुअल की लाइफ ही कंट्रोल में आ जाती है कुछ पावरफुल लोगों के हाथों में। नेक्स्ट इज पर्सन ब्लेम रेनफर स्टीरियोटाइप्स। तो ये क्या करते हैं कि स्टीरियोटाइप्स होते हैं हमारी सोसाइटी में बहुत सारे, जैसे कि एक एग्जांपल मैं देती हूँ। कुछ लोगों का मानना होता है कि गरीब इसीलिए गरीब होता है क्योंकि वो आलसी होता है। जैसे कि ये स्टीरियोटाइप है कुछ हमारी सोसाइटी के, बट आप लोग सोच के देखिए कि जितना हम लोग मान लीजिए कि मेंटली हम लोग जितना मेहनत करते हैं, उससे ज्यादा पुअर पीपल फिजिकली बहुत मेहनत करते हैं। आज हम समझेंगे इन सारी चीजों को। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि वो लोग आलसी हैं इसलिए वो लोग आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, बट बहुत सारे रीजन है। लिटरेसी रीजन है, गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं बेचारे, या फिर जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो उनको इतनी ज्यादा उस लेवल की पढ़ाई नहीं हो पाती है कि वो उस लेवल पे जाके मेंटली उनको इतना ज्यादा वर्क दे सकें। तो फिजिकली हम लोगों से बहुत बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। तो ये कुछ ऐसे, अगर आप पर्सन को सिर्फ ब्लेम करते रहेंगे अप्रोच के थ्रू, तो ये क्या करेगा कि रीइंफोर्स करता रहेगा जो भी सोसाइटी के अंदर स्टीरियोटाइप्स है, उनको खत्म नहीं होने देगा। उनको लोगों तक वो सोच पहुंचेगी ही नहीं कि क्या ठीक है क्या गलत है और कैसे सोचना चाहिए। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द सिस्टम ब्लेम अप्रोच। जैसे अभी अभी हमने किसी इंडिविजुअल या पर्सन के ऊपर एक अप्रोच को लेकर देखा, अब देखते हैं कि सिस्टम बेस्ड अगर अप्रोच है एक जो है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें माना जाता है कि जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो एक रिजल्ट है सोशल कंडीशंस का, कि जो सोशल कंडीशंस हमारी सोसाइटी के अंदर है रेदर देन एट द इंडिविजुअल लेवल, कि किसी इंडिविजुअल पर्सन की वजह से कोई भी सोशल प्रॉब्लम्स नहीं होती है, बल्कि ये रिजल्ट निकल के आती है बहुत सारी जो सोशल कंडीशंस होती हैं ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस के, या जो भी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा जो भी कंडीशंस हमारी सोसाइटी में निकल के आ रही है, उनकी वजह से सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं। सो इसमें भी देखिए बहुत सारी समझने की बातें हैं कि अगर हम सिर्फ सिस्टम को भी ब्लेम करते रहेंगे, अभी अभी हमने देखा कि कॉन्सिक्वेंसेस पर्सन ब्लेम जो अप्रोच थी उसके क्या क्या है, तो हमें इसको भी समझना होगा कि इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है या क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो अकेले मुझे लगता है कि दोनों अप्रोचेस को सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करना ठीक नहीं है। तो इसके भी कुछ हमें प्रॉब्लम्स या कॉन्सिक्वेंसेस देखने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट जो मुझे लगता है दैट इज समटाइम्स इंडिविजुअल आर द प्रॉब्लम्स। बहुत बार ऐसा होता है कि कंडीशंस हो सकती हैं ऐसी, बट बहुत बार ऐसा होता है कि सच में कोई इंडिविजुअल ही प्रॉब्लम होता है, राइट। हो सकता है कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो किसी मोमेंट पे उसके कंपैरिजन में और सोसाइटी के लोगों को इतना अग्रेशन या इतना गुस्सा ना आए, या वो इतना लालची ना हो, या वो उसको इतना मतलब वो इतना ज्यादा अग्रेसिव ना हो जाए, बल्कि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल कोई किसी का नेचर ऐसा बिहेवियर ऐसा वो ऐसा हो जाए। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि हर बार हम सिस्टम को भी सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपके घर में कोई चोर आ गया है रात को, तो आपको प्रॉब्लम क्या होगी? आपको सिस्टम से प्रॉब्लम नहीं है कि पुलिस नहीं है, ये चोर कैसे हमारे घर में आ गया, या फिर इसको ऐसा क्या नहीं मिला कि ये हमारे घर में घुसा चोरी करने के लिए। उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपको उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से प्रॉब्लम है।
सो ये मुझे लगता है कि दोनों चीजें किसी भी एक अप्रोच को या किसी भी एक सिस्टम को ब्लाइंडली फोल्ड नहीं करना चाहिए, उसके दोनों चीजों को समझना चाहिए, दोनों पहलुओं को समझना बहुत जरूरी होता है इंसान के लिए। अगेन हम देखते हैं कि सिस्टम ब्लेम जो होता है, क्या वो एक डोगमेटिक अप्रोच है? इसमें क्या होता है कि हर बार सिर्फ सिस्टम को ब्लेम करना ही सच नहीं होता है। हाँ, सिस्टम ब्लेम एक पार्ट है सच्चाई का, कि हम सिस्टम को ब्लेम कर रहे हैं। अब इसमें क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हर बार सिर्फ सोसाइटी को, सिर्फ सिस्टम को ब्लेम करते करते लोग इतने ज्यादा उसके अंदर घुस जाते हैं कि वो सिर्फ उसी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। मतलब छोटी सी भी कोई भी बात, जैसे रोबर वाला मैंने आपको अभी इंसिडेंट बताया, तो अगर पर्सनली अगर मुझे लगे तो वो प्रॉब्लम लग रही है कि शायद इंडिविजुअल के साथ ही हो सकता है। जिस इंसान को सिस्टम ब्लेम अप्रोच के मतलब उसको आदत हो गई है, वो इतना ज्यादा घुस गया है कि सब कॉन्शियस माइंड में भी उसके हर बार वही बातें चलती रहती है, तो वो क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को भी सिस्टम से ही जोड़ने की कोशिश करेगा कि हर बार जो भी हो रहा है वो सिस्टम की वजह से हो रहा है। तो इसमें आपको एक हैबिट हो जाती है, जो कि मुझे लगता है ठीक नहीं है। अगेन द वाई वी यूज अ सिस्टम ब्लेम अप्रोच की, अगर मान लीजिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा हो रहा है, तो हम ऐसे सिस्टम ब्लेम अप्रोच को फिर क्यों यूज करते हैं? सी देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सोसाइटी में बैलेंस की जरूरत होती है। हर बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जो जिनका पर्सपेक्टिव जो मतलब टेन होते हैं एक तरह से सिर्फ इंडिविजुअल को ही ब्लेम करने के लिए। तो एक सोसाइटी में बैलेंस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगेन क्या होता है कि जैसे कि इंस्टीट्यूशंस ही है, मान लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूशन है हमारी सोसाइटी के अंदर, कोई भी फ्रेमवर्क है उनका, वो क्या होता है कि वो किससे बना होता है, वो हमसे ही तो, लोगों से ही तो बन बन के कोई इंस्टीट्यूशन बनता है ना। ऐसे तो आप किसी बिल्डिंग बना लेंगे या कुछ बना लेंगे, उससे वो इंस्टीट्यूशन थोड़ा ना बनेगा कुछ। पर जब उसमें लोग होंगे, जब उसमें फ्रेमवर्क होगा, तभी जाके वो कुछ इंस्टीट्यूशन बनेगा। तो हमें इंस्टीट्यूशन को, अगर टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, काफी लॉन्ग वे में, अगर वो लोगों की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है ना, कि क्या क्या उन्हें मिलना चाहिए, उससे फायदा क्या हो रहा है, तो उसमें चेंज लाना बहुत जरूरी होता है। और यही जो हमारा मान लीजिए डेमोक्रेटिक कंसेप्शन होता है ना सोसाइटी को लेकर, ये इसी में होता है कि यही माना जाता है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है ना, वो लोगों को सर्व करने के लिए बने, ना कि लोग इंस्टीट्यूशंस को सर्व करने के लिए। राइट, हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी अगर मान लीजिए पुलिस है या कोई भी है, तो उनको पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं, यानी कि वो क्या है, लोगों को सर्व करने के लिए उनकी वो पोजीशन है, वो वहां पर बैठे हुए हैं। हालांकि ये गलत है, काफी अनफॉर्चुनेट बात है कि लोग ऐसे डरते हैं पुलिस से, या हमारे जो पॉलिटिकल नेताज होते हैं जो कि खुद को एक पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं, उनसे डरते हैं। अनफॉर्चुनेट है, काफी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं सोसाइटी के अंदर जिन पे गौर करने की जरूरत है। बट बात यही है कि वो उनको ऐसा माना जाता है। सो बहुत ऐसी मैंने आपको बताया कि सोसाइटी में और इंस्टीट्यूशंस में चेंज की जरूरत होती है, तो सिस्टम ब्लेम अप्रोच को यूज करना भी जरूरी है। तो आई होप अब तक आप लोग समझ पाए होंगे दोनों अप्रोचेस को। अब हम देखते हैं कि मेथड्स क्या क्या होते हैं कोई भी सोशल प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए। हम किन किन मेथड से किसी सोशल प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, उसके स्टडी कर सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट मेथड होता है, दैट इज द साइंटिफिक मेथड। इसमें क्या होता है कि बहुत ही सिस्टमेटिक वे से एक स्टेप बाय स्टेप कुछ सीरीज को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिससे कि हम लोग ये मान सके कि उससे मैक्सिमम हमें ऑब्जेक्टिविटी मिलेगी, और जो भी किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं उसको काफी अच्छे तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा समझ पाएंगे। अब इसमें हमने स्टेप्स देखा होगा, सीरीज ऑफ स्टेप्स मतलब कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो कोई चीज सोच रहे हैं, उसके बाद पहले एक ड्राफ्ट बनाएंगे अपने माइंड के अंदर कि कैसे क्या करना है, उसके बाद देखेंगे कि कैसे नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो इसी को अच्छे से समझाने के लिए कुछ मैंने कंपोनेंट्स बताए कि कैसे स्टेप वाइज चीजें चलती है। जैसे फर्स्टली क्या होता है कि टेस्ट आइडियाज होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, कि हमें सिर्फ मैं बोलूंगी कि कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस हमारी आती है हमारी थिंकिंग से, और हम जो इतने सालों से आज तक यहाँ पर पहुंचे हैं, हमें किस किसने क्या क्या बातें बताई हैं उन चीजों से। मतलब हमारा एक पर्सपेक्टिव होता है, स्टार्टिंग से ही बनता आ रही होती है वो सोच, धीरे धीरे में पता नहीं होता है हालांकि काफी अच्छे तरीके से इसके बारे में। तो आइडियाज को टेस्ट करना बहुत जरूरी है कि क्या, जैसे मैं सोच रहा हूँ किसी चीज को, क्या दूसरा इंडिविजुअल उसे उसी तरीके से सोचता है, अगर उसमें डिफरेंस है तो क्यों है।
तो क्या इस आइडिया को लेकर, मान लीजिए कई बार हो सकता है आप किसी चीज से अग्री ना भी करते हो, बट फिर भी आप उस आइडिया को, आपको किसी बात से अगर आप अग्री नहीं कर रहे हो तो फिर भी आपको उसका टेस्ट करना चाहिए कि हो सकता है आप ही जिस चीज से अग्री ना करें, हो सकता है आप ही की बाद में आप उससे अग्री करना शुरू हो जाए, या आप ही की जो सोच या पर्सपेक्टिव है वो गलत भी हो सकता है। तो ये होता है। इसके बाद क्या होता है कि एविडेंस मस्ट बी ऑब्जर्वेबल, मतलब कि एविडेंस को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए। जो जो भी आप एविडेंस ले रहे हैं, जो जो भी आप फैक्ट ले रहे हैं किसी भी रिसर्च को लेकर, किसी भी स्टडी को लेकर, तो वो काफी वेरीफाई करना चाहिए उन्हें, और काफी ऑब्जर्व करना चाहिए। नाउ ये मुझे काफी इम्पोर्टेंट लगता है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज डिस्क्राइब हाउ द एविडेंस इज गैदर्ड, कि कैसे कोई भी एविडेंस को या कोई भी डाटा है, कोई भी फैक्ट है, वो कैसे गैदर करा है, ये डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है। सी क्या होता है कि कोई भी अगर आप सोसाइटी में स्टडी करते हैं, मान लीजिए कोई भी आप किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर, किसी भी इशू के ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन या कुछ ना कुछ तो फैक्ट देना पड़ेगा ना, कि हम मैं ये बात बोल रहा हूँ तो मैं इस बुनियाद पे ये बात बोल रहा हूँ। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एविडेंस भी गैदर करने पड़ेंगे, इकट्ठे करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ फैक्ट्स भी आपको लगता है वो गैदर करना पड़ेगा। तो इसमें कई बार क्या होता है ना, कि आप कोई स्टडी मान लीजिए पब्लिश करने जाते हैं और उसके बाद आपने उसको पूरा रिसर्च कर लिया, हो सकता है कि जो कोई और इंसान है उसी स्टडी पर वो भी स्टडी करना चाहता हो, मतलब उसी में थोड़ा बहुत वो जोड़ना चाहता हो, तो वो क्या करेगा, वो आपसे पूछेगा कि कैसे आपने जो एविडेंस थे वो गैदर किए थे, कहाँ से आपने वो एविडेंस गैदर किए थे। राइट, कोई भी आस्क कर सकता है, या हो सकता है पब्लिशर ही आपसे पूछ ले। इसका मुझे एक बहुत अच्छा एग्जांपल अभी याद आ रहा है, जो कि करंट है, बहुत करंट सिनेरियो में ये हुआ है। तो एक दो जर्नल्स हैं, जिनका एक का नाम है लैंसेट और एक का नाम है द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। तो ये दोनों जर्नल जो है वो काफी, मतलब मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिकल जो होते हैं आर्टिकल्स वगैरह या स्टडी होती है, तो उनको पब्लिश करते हैं। तो इसमें अभी एक स्टडी आई थी, जो कि एक दवाई थी HCQ नाम से, हाइड्रो ऑक्सीक्लोराइन के नाम से, तो उसके ऊपर वो स्टडी बेस्ड थी। इसको समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी क्या हुआ था ना, कि जैसे पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो मार्च में, हाँ लगभग मार्च में क्या हुआ था कि ये जो दवाई थी इसका काफी नाम बाहर आया था, क्योंकि वैक्सीन तो अभी तक हम लोग बना नहीं पाए हैं। तो जो मेडिसिन थी ना, इसको ये माना गया था कि ये जो भी मतलब इंसान है, मान लीजिए कोई भी इसको कंज्यूम करता है, तो ये क्या करते हैं कि उसको मतलब कम खतरा होता है कोरोना का होने का, एज कम्पेयर टू अदर पर्सन हु इज नॉट टेकिंग दैट मेडिसिन। तो इनको ऐसा इस दवाई का माना गया था। हमारे इंडिया में भी इसे फ्रंट लाइन जो कोविड वर्कर्स थे उनको देना शुरू कर दिया गया था मार्च से, और जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी इसको थोड़ा प्रमोट किया था, इसके बारे में बातें बोली थी कि हाँ ऐसा है, ये ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ साइंटिस्ट होते हैं, कुछ रिसर्चर्स होते हैं, जिनमें से एक का मुझे नाम याद आ रहा है, उनका नाम था सपन एस देसाई, जो कि एक कंपनी के फाउंडर थे, सर्जिस फेयर, जो एक उनकी कंपनी उन्होंने बनाई थी, उनके फाउंडर हैं वो। और वो हम थे इंडियन इंडियन मूल के, मतलब भारतीय मूल के रिसर्चर हैं, जो कि यूएसए में रहते हैं आई गेस, या मुझे याद नहीं आ रहा बेसिकली ये कहाँ पर है। यूएसए में ही है, और शायद कंट्री का नाम शिकागो, जी शिकागो है। तो उसमें क्या था कि सर्जिस फेयर में इन्होंने एक स्टडी को पब्लिश किया इन दो जर्नल्स में, जिसमें इन्होंने बोला था कि हाइड्रो, जो स्टडी क्लेम कर रही थी इनकी, कुछ और साइंटिस्ट भी थे इनके साथ, कि जो ये दवाई है ना HCQ, ये क्या करती है कि इन्होंने एक रिसर्च किया है काफी, जो कि जिसमें इन्होंने प्रोबेबली 871 हॉस्पिटल्स को इंक्लूड किया है, और उनमें से इन्होंने 81,000 पर्सन ऐसे हैं जिनको इन्होंने ये HCQ नहीं दिया है, मतलब इन्होंने सर्वे किया है। और कुछ 15,000 ऐसे पेशेंट है कोविड के, जिनको इन्होंने ये दवाई दी है। 81,000 पूरे के पूरे 7 कॉन्टिनेंट है, जो हमारे पूरा वर्ल्ड है उसके अंदर, उनको ये दवाई नहीं दी गई, जो कि पेशेंट है, मतलब वो पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव। तो इन्होंने क्लेम किया था कि इस डाटा से हमें ये पता चला है कि जिन इंसानों को हमने ये दिया था, मतलब ये HCQ जिन इंसानों को दी गई थी, जो जिन पेशेंट्स को दी गई थी, उनमें जो मोर्टेलिटी रेट था वो एज कंपेयर टू अदर पेशेंट्स जिन्होंने ये नहीं लिया था उनसे ज्यादा था। मतलब जिन लोगों ने, जिन 15,000 लोगों ने इस दवाई को खाया था, वो लोग ज्यादा उनका मृत्यु दर था जिन्होंने इसको नहीं टेक किया था। तो सोचिए काफी बड़ी बात थी ये।
और इसकी वजह से डब्ल्यूएचओ ने टेम्पररली इस दवाई को बंद भी कर दिया था कि आप एकदम से इनको ना दें 3 या 4 दिन के अंदर ही। तो इसके बाद क्या होता है कि क्वेश्चंस अरोज होने शुरू हो गए थे इसके ऊपर। जैसे इन्होंने जैसे जो डाटा ऑस्ट्रेलिया को लेकर दिया गया था उसमें जो इनका डाटा था और जो ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियल दे रहे थे उनमें काफी डिफरेंस था। तो लोगों ने क्वेश्चंस अरोज करने शुरू कर दिए कि ऐसे कैसे हो रहा है, कि आपने ये डाटा कहाँ से लिया, क्या किसी जो मेडिकल हैं उन्होंने आपको, ये हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने आपको ये डाटा प्रोवाइड किया है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उठे। तो लोगों ने फिर देखा कि इनसे रो डाटा इनसे मांग लिया गया था कि आप जो भी जिस भी डाटा के ऊपर आपकी ये स्टडी बेस्ड है आप प्लीज वो डाटा दे दीजिए। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट आया था, ठीक है, तो सर्जिस फेयर कंपनी थी ना, उसके ऊपर फिर ये पॉइंट आया था कि ये डाटा उन्होंने सर्जिस फेयर कंपनी से लिया था, जो कि ये कंपनी है जो कि ऐसे डाटा प्रोवाइड करती है लोगों को कि आप कोई भी स्टडी करना चाहते हैं तो हम आपको डाटा देंगे, ऐसे ये फैक्ट देंगे इतना। तो लोगों को काफी शक था कि सिर्फ 3 महीने में इतनी बड़ी स्टडी कैसे हो सकती है, इतना डाटा कैसे कलेक्ट हुआ। जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने मना कर दिया डाटा को देने के लिए कि ये हमारे कुछ प्राइवेसी कंसर्न है और उस वजह से हम डाटा को आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो उसके बाद इनकी स्टडी को मैं रिट्रैक्ट बोलते हैं उसे, मतलब कि वापस ले लिया गया। जो भी इन्होंने बोला था इनकी स्टडी क्लेम करती थी वो मान्य नहीं है, क्योंकि ये वो डाटा थे ना वो दे नहीं पाए कि उन्होंने एविडेंस कैसे गैदर किए थे। तो सोचिए कि इस बात को अपना मेंटेन रखना कितना ज्यादा जरूरी है कि आप एविडेंस कैसे गैदर कर रहे हैं इस स्टडीज, किसी भी स्टडी में, किसी भी फील्ड में, किसी भी, सिर्फ सोशल प्रॉब्लम की बात नहीं हो रही, किसी भी फील्ड में ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे इसकी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट इज थ्योरी। थ्योरी क्या होता है कि थ्योरी कुछ आइडियाज होते हैं, कुछ बातें होती हैं जिनको फैक्ट के अकॉर्डिंग प्रूव किया जाता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया सर्जिस फेयर के उन पब्लिश्ड का, या सर्जिस फेयर कंपनी जो डाटा नहीं दे पाई, तो उसमें क्या था कि उन्होंने स्टडी बनाई। स्टडी में उन्होंने कुछ आइडियाज बोले, उन्होंने अपनी ये बात बोली कि देखिए ऐसी बात है कि इनमें तो मृत्यु दर ज्यादा है, जो लोग ये दवाई ले रहे हैं आप इनको दवाई देना बंद कीजिए। तो आप लोग देखिए उन्होंने ये बात बोली कैसे, वो उन्होंने कुछ फैक्ट्स को लेकर बोला, कुछ डाटा को ऑब्जर्व करने के बाद बोला। तो ये क्या बन गई, थ्योरी बन गई। मतलब कोई आइडियाज कोई इंसान अपने दे रहा और किसी फैक्ट के ऊपर वो अपने आइडियाज दे रहा कि मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ। तो ये थ्योरी होती है। नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में क्या होता है कि जैसे थ्योरी में डायरेक्टली आप चेक नहीं करते हो मोस्ट प्रोबेबली बहुत बार, हाइपोथेसिस एक काइंड ऑफ एजुकेशनल गेस होता है, या फिर एक मैं बोलूंगी आपको कि टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा है। मतलब ये काफी रिलेशनशिप पे होती है, एक या दो से ज्यादा चीजों के ऊपर। ये डायरेक्टली मतलब किसी चीज को ऐसे नहीं बोलती है कि ऐसा ही है, टेंटेटिव टाइप होता है। नेक्स्ट इज बेसिक स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट जो हमारे होते हैं, स्टैटिक्स जो होती है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो इसमें भी कई टाइप से हम लोग स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। जो फर्स्ट जो मेजर्स होते हैं वो होते हैं मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन कैसे होता है, थोड़ा सा समझिए। मीन क्या होता है, मीन एक नंबर होता है। मान लीजिए कि आपको एक सीरीज दी गई है, मैंने एग्जांपल के लिए लिया भी है 5, 19 एंड 27। तो ये एक आप पहले ये हो सकता है ऐसे मैंने अभी तो इसको काफी ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर वो कर रखा है, बट हो सकता है कि आपको अलग अलग दे देते हैं। मान लीजिए पहले 27 होता, देन 5 होता, देन 19 होता। तो पहले इसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले इसको प्लेस कर लें और उसके बाद क्या करें कि इनका जो है सम कर ले। मतलब तीनों जो भी ये सीरीज है 3 की है, हो सकता है ज्यादा भी हो सकती है, इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है। तो इनको पहले सम कर ले। तो 5 प्लस 19 प्लस 27 जो कि 51 होगा। उसके बाद ये देखें कि इस सीरीज में कितने नंबर हैं, कितनी वैल्यूज हैं। तो हमें जब हम काउंट करके देखते हैं कि 5, 19, 27 ये 3 है, तो इसके बाद जब हम 3 से उसको डिवाइड करेंगे ना, तो हमारा जो आंसर आएगा 17 वो हमारा मीन होगा, यानी कि एवरेज होगा। तो ऐसे ही बहुत सारी स्टडीज होती है जिसमें लार्ज पॉपुलेशन को लिया जाता है, जब उनके एवरेज निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, तो वो इसी टाइप से निकाल देते हैं कि उनके जो नंबर्स है उनको ऐसे ऐड कर देते हैं कि 5% ऐसे थे, सर्वे किया गया है किसी में 5 ऐसे, तो उनका एवरेज निकल के ये आया है। ठीक है, किसी भी सीरीज का, किसी भी सर्वे का, किसी भी पॉपुलेशन के पार्ट का। उसके बाद जब हम स्टेटिस को देखते हैं तो उसके बाद मीडियन आता है। मीडियन में, मीडियन का मतलब होता है मिड पॉइंट, है ना, नाम से ही लग रहा है। तो इसमें क्या करना होता है कि जो भी सीरीज ऑफ वैल्यूज है ना उसको हम अगेन रैंक करते हैं, पहले तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, और उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ हमारे
एन होता है उनसे ही अगेन। तो जैसे कि मान लीजिए आपको मीडियन निकालना है, ओड नंबर के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है क्योंकि मैंने अभी ओड सीरीज ली है, तो उसमें मैंने लिखा है कि n+1 डिवाइड बाई 2, मतलब 2 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि ओड है। तो उसको जब निकालेंगे तो मान लीजिए कि अभी अगर हम देखते हैं मीडियन हमें निकालना है 5, 19 और 27 का, तो हमें पता है n इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू कितनी है 3 है, और हमारा फॉर्मूला ओड का क्या बन रहा है n+1 डिवाइड बाय 2, एथ जो भी टर्म आएगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें पता है कि हमारी n कितना है 3 है, तो 3+1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि सेकंड टर्म, जो हमारी सेकंड टर्म है वो क्या है हमारा मीन है, क्योंकि है ही ना, वो मीडियन है हमारा, सॉरी मीन नहीं मीडियम है, क्योंकि मीडियन तो वही है ना कि आप देख लीजिए अब हमारा 19, तो इसका आंसर 19 आएगा बाय द वे, क्योंकि यही है मीडियन तो दोनों का, 5 का और 27 का। आप इसको डायरेक्टली देख सकते थे, बट काफी जो लंबी सीरीज होती है उसमें आप ऐसे डायरेक्टली नहीं बता पाते हैं, कई बार इवन हो जाता है कि इवन में तो दो दो आएंगे, तो उसमें कैसे बताया जाए, ठीक है। तो ऐसे ये फॉर्मूला है, इसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है परसेंटेज निकालनी होती है। परसेंटेज मुझे लगता है सभी को पता होगा कि 100 के पोर्शन में निकाली जाती है कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन हो उसको डिवाइड कर दिया जाता है जितने भी पार्ट के। मान लीजिए कि आपको किसी की परसेंटेज निकालनी है, 500 में से 400 बच्चों ने कुछ ऐसा किया है जो 100 ने नहीं किया है, तो उसके परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं कि 400 डिवाइड बाई 500 कर देते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ठीक है। तो ये क्या होता है कि परसेंटेज आ जाती है। चलिए, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। ये बस एक वैसे ही ओवरव्यू टाइप मैं बताना चाहती थी। मुझे पता है ज्यादातर लोगों को इन चीजों का पता होगा, बट मेरा काम है, मैं बता रही हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद एक रिमाइंडर देना ठीक रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ गैदरिंग डाटा। अभी हमने इम्पोर्टेंस पढ़ी कि क्यों इतना ज्यादा डाटा को गैदर करना जरूरी होता है, और उसको मतलब ये उस पे एक आई रखना जरूरी होता है कि क्यों हमने इस कहाँ से इसको लिया है, कैसे लिया है डाटा। तो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टडी के लिए भी, किसी भी रिसर्च के लिए डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो इसलिए मैंने आपको अभी अभी इतना बड़ा एग्जांपल देके बताया था जो कि बिल्कुल रिसेंट था। तो कैसे गैदर कर सकते हैं, इसके काफी टाइप्स हैं जिसको मैंने डिवाइड किया है कि जैसे एक टाइप लिया उसके कुछ एडवांटेज बताने की भी कोशिश की है, या फिर उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो उनको बताने की कोशिश की है, ताकि आप लोग, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आप लोगों का माइंड है, वो थोड़ा सा वाइडली एक्सेप्ट कर सके चीजों को और वाइडली समझ सके। सो फर्स्ट जो हमारा मेथड होता है दैट इज केस स्टडीज। केस स्टडीज क्या होती है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि आप वायलेंस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि वुमेन एंड वायलेंस कैसे होता है, तो उसके ऊपर आप क्या करेंगे, केस स्टडी का मतलब होगा कि आप पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल के पास जाएंगे, उनका पूरा का पूरा केस को स्टडी करेंगे, मतलब क्या उनकी लाइफ में कैसे ये शुरू हुआ, कैसे हुआ। आपने देखा होगा ना कि कोर्ट में क्या होता है, केस फाइल होता है, तो वही उसी टाइप से केस स्टडीज इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनको एक केस की तरह स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक उनको काफी पूछा जाता है, उनकी बातें पूछी जाती है, कैसे शुरू हुआ। तो मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिसने कभी वायलेंस को देखा ही नहीं है, मतलब उसने कभी फील ही नहीं किया है उस वायलेंस को, उसके साथ हुआ ही नहीं है, तो अब उसको समझना है इसे। अब सिर्फ आप कहीं से पढ़ के तो इस चीज को नहीं समझ सकते, तो आप क्या करते हो, किसी की केस स्टडीज करना शुरू कर देते हो। आप किसी के पास जाते हो, उसके पास बैठते हो, उसकी सारी स्टोरी सुनते हो, कैसे ये शुरू हुआ था, कैसे नहीं। फिर आप क्या करते हो, किसी अदर इंडिविजुअल की भी केस स्टडी ले लेते हो कि ऐसा हुआ। तो ये क्या है, आपको एक बहुत ही डीप, मैं मानती हूँ कि बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग दे सकता है उस इंसान को भी जिसने कभी इस चीज को महसूस ही नहीं किया, जिसे पता ही नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब इसके एडवांटेजेस ये हैं कि आप इन केस स्टडीज को क्या कर सकते हो कि कोई भी इंसान है, आप उसके वर्क प्लेस पे जाके आराम से बैठ के उनसे बातें कर सकते हो, या फिर उनके घर पे बैठ के भी ये केस स्टडी है जो इसको स्टडी कर सकते हो, उनकी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो। अगेन इसका एक और बेनिफिट जो मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन, मतलब इतना वॉल्यूम इंफॉर्मेशन का आपको प्रोवाइड कर देता है कि एट द एंड ऑफ द स्टडी आप उस इंडिविजुअल के बारे में सब कुछ जान जाते हो, मतलब सब कुछ इन द सेंस कि जो भी उस आपकी स्टडी से रिलेटेड है वो बहुत ही डीपली जान जाते हो। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि बहुत आप क्या करते हो कि आप केस स्टडी कर रहे हो, तो आप
बहुत बड़े पार्ट ऑफ पॉपुलेशन का केस स्टडी या इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते हो, क्योंकि टाइम की वजह से। अब आपको किसी की केस स्टडी करनी है तो आपको अब एक बार में बैठने से तो वो हो सकता है कि इंफॉर्मेशन रह जाती है। आप उनसे बात करते हो तो उनके घर भी जाना होता है, या हो सकता है आपको कहीं और मिलने जा रहे हो उनसे, कहीं बैठे हैं वर्क पे बैठे हैं, तो कुछ टाइम देना होगा। 3-4 घंटे आप उनसे बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए टाइम, जो मुझे लगता है कि टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आप एक बार उनसे मिल लिए तो आपको हर चीज़ें क्लियर ही होंगी। हो सकता है आप उनके बाद दोबारा पढ़ रहे हो तो आपको डाउट आया हो, आप दोबारा उनसे मिलना चाहें। तो ऐसे बहुत ज़्यादा लोगों को आप इन्वेस्टिगेट, बहुत ज़्यादा केसेस को आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा उसमें। अगेन जो इसका सेकंड प्रॉब्लम मुझे लगता है कि अगेन यही है कि जैसे मान लीजिए किसी इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कैसे भी वायलेंस के ही हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी का वायलेंस किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर शुरू होता है, ठीक है। अब ये हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं एक केस स्टडी को। हाँ, हम एग्जांपल देकर बता सकते हैं कि ऐसा भी होता है, ये केस स्टडीज है, देखो ऐसा होता है। केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं, किसी को डीपली समझाने के लिए एक अच्छा एग्जांपल्स होती है केस स्टडीज। बट बहुत ज्यादा पार्ट ऑफ लार्ज पॉपुलेशन के आप उसको जर्नलाइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग बिहेवियर होता है, पर्सपेक्टिव होता है, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं उनकी, कि कैसे उनके ऊपर ये स्टार्ट हुआ। कोई भी मतलब प्रॉब्लम उनकी कैसे स्टार्ट होती है, तो वो अलग अलग बिहेवियर की वजह से होती है, और हर किसी का बिहेवियर सेम नहीं होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सर्वे। सर्वे में क्या होता है कि सर्वे में या फिर हम इसे इंटरव्यू भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि रिसर्चर जो भी होते हैं वो पहले ही एक क्वेश्चंस का सेट बनाकर रख लेते हैं, मतलब 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जो जो भी उन्हें लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है, उनको रख लेते हैं। हो सकता है कि ये सर्वे फेस टू फेस पे लिए जा सकते हो, इंटरव्यूज इसलिए बोला जाता है, या फिर हो सकता है कि आप फॉर्मली क्या करते हैं कि गूगल फॉर्म्स आते हैं आजकल तो बहुत ऑनलाइन, मैंने देखा है सर्वेज के लिए। उसमें आप क्वेश्चंस को पुट करके और उसको मतलब कि फैला देते हैं कि पार्ट ऑफ पॉपुलेशन के अंदर, कि ऐसे ऐसे क्या क्या क्वेश्चंस आपको क्या क्या लगता है कि क्या आंसर होने चाहिए। हो सके आप उसमें ऑप्शंस भी दे रहे हैं लोगों को, किसी क्वेश्चन में आप ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। और फॉर्मली भी ये होता है कि किसी को अपॉइंट करना है या कुछ करना है, तो आप उसके लिए भी पेपर और पेन के ऊपर ऐसे सर्वे तैयार कर देते हैं, लोगों तक पहुंचाया जाता है, उसके बाद कलेक्ट करता है। तो इसका एडवांटेज तो ये है कि डाटा जो कलेक्शन होता है वो काफी सिस्टमेटिक होता है, क्योंकि सेम ही क्वेश्चंस होते हैं हर किसी के लिए और सेम ही ऑप्शंस होते हैं, तो वो काफी सिस्टमेटिकली डाटा कलेक्ट होता रहता है कि सभी ने फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर दिया, उसका एवरेज, मीन, मोड। देखिए अब यहाँ पे काम आएगा मीडियन वगैरह की, एवरेज कैसे निकालना है कि क्या निकल के आया एवरेज। तो ये उसके बाद क्या होता है कि इसमें ज्यादा लार्ज पॉपुलेशन को या ज्यादा केसेस को इंक्लूड किया जाता है। क्यों? सर्वे तो बहुत बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, काफी लार्ज पॉपुलेशन को ये अपने अंदर इंक्लूड करते हैं। जो थर्ड पॉइंट इज, इसमें क्या होता है कि जैसे सेम ही क्वेश्चंस हैं, सेम ही ऑप्शंस भी हैं, तो काफी जो इसके रिजल्ट्स होते हैं या फाइंडिंग्स होती है, वो हो सकता है कि लार्ज पॉपुलेशन के लिए जनरलाइज भी हो सकती है, कि काफी सिमिलर भी हो सकती है, कि ठीक है इस पॉपुलेशन में किसी ने, मान लीजिए 20% पीपल ने, आपने क्वेश्चन बनाया उसके 4 ऑप्शन बनाए, तो 20% पीपल जो है वो बी ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं, कि उन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि वो थोड़े से इसी टाइप से ऑप्शंस बने होते हैं कि लोगों उससे रिलेट कर पाए, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है कि लार्ज पॉपुलेशन को जर्नलाइज कर पा रही हैं वो, जो भी हमारी फाइंडिंग्स होती है, रिजल्ट्स होते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? देखिए डिसएडवांटेज में इसमें क्या होता है कि काफी इंफॉर्मेशन है वो जो लॉस्ट हो जाती है। अब मान लीजिए आपने पर्टिकुलर इंसान के लिए क्वेश्चंस बना दिए, उसके बाद क्या किया, उनके ऑप्शंस भी बना दिए, आपने उसको पॉपुलेशन के लिए सर्वे करना दे भी दिया। अब वो लोग क्या करेंगे कि सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके आंसर में जो उनको प्रॉब्लम उनको रिलेट हो रही है, कि मान लीजिए आपने क्वेश्चन बनाया कि अ, आपने लाइफ में कभी वायलेंस को देखा है या फील किया है, आपके साथ कभी हुआ है ऐसा, तो उसमें यस नो के ऑप्शन है, और नहीं मतलब हो सकता है कोई लिखने का भी ऑप्शन दिया हो या ना दिया हो। तो यस एंड नो के ऑप्शन में आपको क्या लगता है कि वो इंसान, ये तो इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई कि इतने पार्ट ऑफ पॉपुलेशन के साथ ऐसा हुआ है, कोई ऐसी घटना आपने लिख दी कि ये हुआ है, बट कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, वो जो काफी इंफॉर्मेशन थी ना, जो हमें केस स्टडीज में बहुत डिटेल में मिल रही थी, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर लॉस्ट हो जाती है।
अगेन अगर आप लोग डायरेक्टली किसी से बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे मतलब फॉर्म्स के थ्रू आप सर्वे कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशंस डिकोड नहीं हो पाते हैं इंसान के, जो कि स्टडी में या किसी इंसान के इमोशंस को समझने में काफी मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट जो होता है कि इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस आर मिस्ड हो जाती हैं, कि कोई कहीं पर है कोई कहीं पर है, मतलब नेचर के इफेक्ट भी हो सकता है, किसी एक इंसान को किसी पर्टिकुलर जगह पर जाकर ही कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर वो कंसीडर कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो ऐसी बातें जो निकल कर आनी थी ना अगेन इन्फॉर्मेशन के अंदर, वो मिस हो जाती हैं इसके अंदर। और ये भी हो जाता है कि अगेन इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो सकती है। अभी तो हमने देखा कि क्वेश्चन ठीक था, पर इंफॉर्मेशन इसीलिए लॉस्ट हुई क्योंकि हम ये नहीं पता था कि कैसे हुआ वो सारी चीजें, मतलब क्वेश्चन अच्छे से नहीं बने। अगेन ये वही है कि इंफॉर्मेशन इसलिए भी लॉस्ट हो सकती है क्योंकि इंटरव्यू हो सकता है कि सही क्वेश्चन ही ना कर पाए, मतलब आप किसी इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और आपकी इंफॉर्मेशन लॉस्ट इसलिए हो जाती है, आप किसी चीज को पर्टिकुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को आप ना बता पाए क्योंकि इंटरव्यू ने उस तरीके से आपसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, सर्वे में भी उस तरीके से आपसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि नाम से ही काफी मतलब लेबोरेटरी टाइप ऑफ साउंड आ रहा है, कि जैसे केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट होते हैं या फिजिक्स होते हैं, मैथ होता है, साइंस होता है। तो हाँ, मैं आप लोग ठीक सोच रहे हैं बिल्कुल। तो एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है, काफी डिजाइन और बहुत ही केयरफुली सिचुएशन होती है जिन्हें डिजाइन किया जाता है। बहुत बार ये लैब्स में ही इनको कंडक्ट किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि रिसर्चर की जो स्टडी है ना, उसका ठीक होने का बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि अ, काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज होता है कि वो उसका जो ठीक है वो रिज़ल्ट इतना ज़्यादा एग्ज़ैक्ट ही आएगा बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत केयरफुली एक जगह बैठ के उसको कर रहे हो। अब इसमें ये नहीं है कि एक्सपेरिमेंट का मतलब सिर्फ़ आप बायोलॉजी या कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैथ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें साइकोलॉजी भी आता है, आप रिलेशंस की एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, माइंड पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो ये सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर हमें ह्यूमन स्टडी करनी है, तो हम क्या करते हैं कि लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनसे पूछते हैं, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। तो इसके एडवांटेज हैं अगर कोई इंसान इसको करता है कि काफी अच्छे से आप उसको एक जगह पर बैठाकर उसकी बहुत ही केयरफुल स्टडी कर सकते हैं। आप किसी इंसान के ऊपर उसके माइंड से काफी बातें करके, या जो भी आपको लगता है कि मैं इस तरीके से अगर इनसे बातें करूं तो हो सकता है कि नया एक्सपेरिमेंट्स, और हो सकता है कि कुछ बातें ये लोग बोल पाए जो शायद वो शर्म से आपसे ना बता रहे हो, या उनको कोई प्रॉब्लम हो कुछ बातें बताने के लिए, तो वो आपको पता चल सकता है कि क्या ऐसी दिक्कत है, क्या ऐसे कॉजेज है जो उनके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे हैं। और इसमें अगेन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एग्जैक्टनेस बहुत होती है, क्योंकि आप एक लैब में बैठे हो और आप वहां पे सेटिंग के अंदर हर चीज को कंट्रोल कर सकते हो। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज की पीपल क्या होता है कि अभी मेंटल हेल्थ के ऊपर काफी अवेयरनेस हो रही है लोगों के अंदर, राइट? आप लोगों ने देखा होगा। बट लोग अभी भी क्या करते हैं कि नॉर्मली अगर उन्हें फील भी होता है ना, तो वो कहीं पर लैब में जाकर अपनी लाइफ को कैरी नहीं करना चाहते हैं, वो नहीं जाना चाहते हैं किसी लैब्स में कि उनको जाकर ये फील हो कि वो मेंटली ठीक नहीं है। हालांकि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम या हमारी फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम मान लीजिए, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, हम हॉस्पिटल भी तो जाते हैं ना, तो मेंटली भी बट होता है लोगों को, उनको काफी मतलब झिझक होती है, शर्म भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है उनको, सोसाइटी के अगेन नॉर्म्स की प्रॉब्लम होती है कि कहीं मुझे अगेन अब नॉर्मल ना माना जाना शुरू कर दिया जाए, तो वो अपनी लाइफ को कैरी नहीं करना चाहते हैं। अगेन जो इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज है दैट इज कि इथिकल इश्यूज भी काफी अराइज हो जाते हैं। आप मान लीजिए किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, तो उसमें इथिक्स आपकी बहुत आ जाती है। इसका एग्जाम्पल मैंने जैसे कि नाजीज ने किया था जर्मनी में, उन्होंने बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो उसमें क्या है कि इथिकल वैल्यूज आ जाती है, इथिकल इश्यूज आ जाती है कि आपको किसी इंसान के ऊपर आप ऐसा नहीं कर सकते, ये इथिकली गलत है। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे। तो आज का लास्ट जो हमारा सब टॉपिक है दैट इज एग्जिस्टिंग डाटा। ये काफी मुझे लगता है कि काफी आई मीन इम्पोर्टेंट है
काफी इजी भी है। तो इसमें ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि मान लीजिए जो डाटा पहले से ही एग्जिस्ट करता है, जैसे कि गवर्नमेंट्स रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे सेंसस हो गया 2011 के, अगर आप सेंसस देखेंगे तो आपको काफी इजी हो जाता है, मतलब आपको है, वो आपके पास एग्जिस्ट है, आपको खुद जाकर इतने बड़े लेवल पे आप नहीं कर सकते, तो वो एग्जिस्ट डाटा है। या फिर किसी के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर मास कम्युनिकेशन जैसे पब्लिश जो बुक हो चुकी है वो है, या कोई न्यूज़पेपर्स है, या कोई मूवीज है, तो ऐसा कोई डाटा जो पहले से ही एग्जिस्ट करता है, तो आपको स्टडी करने में काफी आसानी होती है इससे, राइट। इसमें क्या होता है, इसके एडवांटेजेस होते हैं कि जनरली ये जो डाटा होता है इसको ऑब्टेन करना बहुत इजी होता है, मतलब काफी इजीली आप इसको ले सकते हैं किसी भी ऑफिशियल, अगर आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाएंगे, आपको कुछ डाटा कलेक्ट करना, तो आप काफी इजीली वहां पर जाकर और आपको फ्री में वो डाटा आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगेन इसका जो सेकंड एडवांटेज होता है कि ये काफी स्टैंडर्डाइज होते हैं, मतलब काफी अच्छे से इनको फॉर्मेट में करके एक तरीके से अलग अलग फॉर्मेट्स में बनाकर अलग अलग सब कैटेगरीज में बनाकर इनको प्रोवाइड किया जाता है, तो इनका स्टैंडर्ड काफी अच्छा होता है। अब इसका एक डिसएडवांटेज भी है जो मुझे लगता है कि कोई भी रिसर्चर अगर मान लीजिए कोई स्टडी कर रहा है, तो उसको वही जो फॉर्मेट उन्हें दिया गया है, तो उसी फॉर्मेट को यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अभी कॉपीराइट के इशू बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आप कोई भी फैक्ट दे रहे हैं, अगेन जो मैंने आपको बताया था कि क्यों फैक्ट या डाटा को गैदर करना जरूरी है, क्योंकि उसे हमें प्रूफ देना होता है। तो जो फॉर्मेट में वो डाटा है, हमें उसका प्रूफ देना होता है, हमें उसको बताना होता है कि हमने ये डाटा यहाँ से लिया है, बेसिकली नीचे लिखना होता है अपनी स्टडी में, और उनको या तो आप थैंक यू बोल सकते हैं, या आप सोर्स बता सकते हैं कि ये सोर्स हमने यहाँ से लिया है। सो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे आज का लेक्चर। ये जैसे कि मैंने आपको बताया बेस टाइप था, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये जो आपके कुछ मेथड्स थे आप लोगों को बहुत काम आने वाले हैं, बहुत जरूरी था इनको समझना। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स होंगे या जो भी लेक्चर्स होंगे, हमारा थर्ड लेक्चर जो भी होगा वो काफी मैं आपको बोलूंगी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वो इलिटरेसी पे होगा, और अब हम डायरेक्टली इन जो हमारी थ्योरी बेस्ड ये चीजें इनको छोड़कर प्रैक्टिकली और हमारे जो कुछ जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख ही लिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अपने जो भी आपका फीडबैक है वो मुझे कमेंट में देकर जरूर बताएं। जैसे अभी तो ये थ्योरी पार्ट था, तो मैं सोच रही हूँ कि कल से जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगी, मान लीजिए कोई भी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इलिटरेसी के ऊपर है, तो मैं आपको लास्ट में एक क्वेश्चन जरूर दिया करूंगी, तो इसलिए तैयार रहें और खुद से भी कुछ रिसर्च करने की सोचें, और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें, ताकि एक अच्छा सा फ्रूटफुल हमारा डिस्कशन हो सके, ताकि रिसर्च कमेंट में भी जब हम लोग जाते हैं तो लोग जो जिनको नहीं पता है, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है, कुछ पॉइंट उनसे हो सकता है मिस हो गए हो सुनते टाइम, तो वो लोग कमेंट सेक्शन में जाके उसको समझ सके अच्छे से। सो पढ़ते रहिए, और थैंक यू सो मच।